तारीख 10 नवंबर 2025, जगह दिल्ली का लाल किला। घड़ी में शाम के 6:55 हुए थे। एक I-20 कार धीमी गति से लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ आगे बढ़ती है और रेड लाइट के पास पहुंचते ही अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। आसपास खड़ी गाड़ियां आग का गोला बन जाती हैं और कार के टुकड़े 100 मीटर तक बिखर जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड के भीतर इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हो जाते हैं। रॉ, NSG, NIA जैसी देश की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली की सड़कें पुलिस के सायरन से गूंज उठती हैं। सवाल ये नहीं है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, सवाल तो ये था कि कब तक हमारे ही शहरों में, हमारी ही सड़कों पर, हमारे ही लोगों का खून बहाया जाता रहेगा। क्या 2005, 2008 और 2011 का वो दौर फिर से लौट रहा है जिसने देश की राजधानी दिल्ली को खून से लाल कर दिया था? और अगर हाँ, तो कौन है इसके पीछे? कहां से साजिश रची गई जिसने देश के दिल में एक और नया घाव दे दिया? दिल्ली धमाके के इनसाइड स्टोरी आप समझे उससे पहले ये जान लीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली ऐसे आतंकियों के आतंक से लाल हुई है। इसके पहले 29 अक्टूबर 2005 को भी धनतेरस के दिन दिल्ली 3 सीरियल ब्लास्ट से कांप उठी थी। तब सड़कों पर लाशें बिछ गई थी। किसी का धड़ तन से अलग था तो किसी के हाथ पैर अलग जमीन पर पड़े थे। दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी और 67 लोग मारे गए थे। ये जख्म देश अभी भूला भी नहीं था। इसके 3 साल बाद सितंबर 2008 में दिल्ली में 5 अलग अलग जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए जिसमें 25 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन दोनों बम ब्लास्ट के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। वही आतंकी संगठन जिसने जिहाद के नाम पर 92 निहत्थे हिंदुस्तानियों का लहू पानी की तरह सड़कों पर बहा दिया। ये कहानी सिर्फ सरहद पार के आतंक की नहीं है, ये कहानी उन दुश्मनों की है जो हमारे ही बीच छिपे हैं, जिनमें कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट तो कोई प्रोफेसर है, लेकिन इनके अंदर पल रही होती है कैसी पहचान, जिहादी, मुजाहिद या फिदायन की। इनका मकसद होता है देश में रहकर, देश में खाकर, देश के ही लोगों पर हमला करना। 2005 हो, 2008 हो या फिर 2025, हर बार हमले का वही पैटर्न रहा है, बस जगह और आतंकी बदलते रहे हैं। 10 नवंबर की शाम भी यही हुआ जब दिल्ली के लाल किले से करीब 300 मीटर दूर एक I-20 कार में बैठे आतंकियों ने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे हमले की योजना 6 दिसंबर की थी। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस का दिन। आतंकी बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहते थे और इस बदले के लिए आतंकियों ने 32 कारों का इंतजाम भी किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके की योजना थी। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ लाल किला नहीं था, उनके निशाने पर हिंदुस्तान के हजारों लोगों की मौत का प्लान था जिसे तुर्की और पाकिस्तान में बैठे आका कमांड कर रहे थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया और जो हमले देश के अलग अलग हिस्सों में होने थे वो लाल किला ब्लास्ट तक ही सीमित रह गए। जब पाकिस्तान और तुर्की में बैठे आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे, देश की खुफिया एजेंसियों को उनके प्लान की भनक लग चुकी थी। हर कॉल, हर मूवमेंट अब राडार पर था। और फिर 18 अक्टूबर 2025 को सबसे पहली गिरफ्तारी कश्मीर से मौलवी इरफान की होती है। इरफान वही शख्स था जो जैसे मोहम्मद के हैंडलर के रूप में काम कर रहा था। इरफान ने गिरफ्तार होते ही उस डॉक्टर मॉड्यूल की परतें खोली जिसे जैसे मोहम्मद ने कश्मीर से यूपी और हरियाणा तक फैला कर रखा था। इरफान के सुराग पर 5 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में आदिल ने बताया कि 4 अक्टूबर को उसकी शादी में दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। वहीं ये तय हुआ था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के जरिए बम, कार और टाइमिंग तय की जाएगी कि कहां ब्लास्ट करना है। इरफान की शिनाख्त पर 8 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद और कश्मीर में एक साथ छापे मारे गए, जहां से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 29 किलो विस्फोटक भी जब्त किया जाता है। लेकिन असली मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी फरार हो जाता है। उमर नबी को पकड़े जाने का डर था या फिर नेटवर्क टूट जाने का। शायद यही वजह थी कि 6 दिसंबर की बजाय 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास उमर ने कार के साथ खुद को उड़ा लिया और 12 लोगों की मौत की वजह बना। ये लोग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थे, इनके नेटवर्क की जड़ें लखनऊ, पुलवामा और फरीदाबाद तक फैली हुई थी।
तीनों जगहों पर एक ही पैटर्न, एक ही एजेंडा, जिहाद के नाम पर तबाही। और इन सब के पीछे था मौलवी इरफान अहमद, जिस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। उसी ने इन पढ़े लिखे नौजवानों के दिमाग में जहर भरा और कहा, तुम डॉक्टर नहीं, अल्लाह के सिपाही हो। यही वो इनसाइड टेरर था जो देश में जिहाद के नाम पर लहू बहा रहा था। लाल किला धमाके से पहले इन डॉक्टरों ने करीब 4 महीने तक 32 कारों में बम फिट करने की प्रैक्टिस की थी और इन्हें मॉनिटर कर रहे थे तुर्की और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये महीनों की प्लानिंग, फंडिंग और ट्रेनिंग का नतीजा था। वो ट्रेनिंग जो पीओके के आतंकी कैंपों में दी गई और उसका एग्जीक्यूशन दिल्ली की सड़कों पर किया गया। भारत में इतनी बड़ी तादाद में हमले और बाबरी विध्वंस के बदले का प्लान 4 महीने पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर तैयार किया गया था। अगस्त से अक्टूबर के बीच पीओके में आतंकियों के अलग अलग गुटों की कई हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जमाते इस्लामी और आईएसआई के सीनियर अफसर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में 3 अहम फैसले लिए गए थे। पहला, भारत में निष्क्रिय हो चुके आतंकी ग्रुपों को फिर से एक्टिव करना। दूसरा, आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुके 100 हैंडलरों को फिर से काम पर लगाना। और तीसरा, भारत में स्लीपर सेल को एक्टिव करना और उन्हें फिदाइन हमले के लिए तैयार करना। इस मीटिंग के बाद भारत में जैसे का पुराना नेटवर्क दोबारा सांस लेने लगा और उसकी पहली झलक थी फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल, जिसने इतनी बड़ी साजिश रची। इस मॉड्यूल का हिस्सा थे फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी दोस्त डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन वही महिला थी जो क्लासरूम में एनेस्थीसिया पढ़ाती थी, लेकिन रात में सोशल मीडिया पर जिहाद की खुराक बांटती थी। उसकी चैट कोडवर्ड में होती थी, लेकिन ये सब कुछ अकेले शाहीन ने नहीं किया। इसमें शामिल थे डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल, जिसमें से उमर ने दिल्ली में कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। एफएसएल की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जैसे कार में मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स और नाइट्रेट बेस्ड ब्लेड का इस्तेमाल हुआ। डिवाइस रिमोट डिटोनेशन मॉडल पर आधारित थी। एनएसजी और एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि जैसे मोहम्मद की महिला विंग अक्टूबर से ही भारत में एक्टिव हो चुकी थी, जिसकी कमांड डॉक्टर शाहीन संभाल रही थी। डॉक्टर शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। शाहीन का काम था लड़कियों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें महिला विंग जमात उल मोमिन में शामिल कराना। जमात उल मोमिन जैसे कि वो महिला विंग थी जिसका काम था लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, सोशल मीडिया के जरिए जिहाद का प्रचार करना और स्थानीय नेटवर्क में आतंकियों की भर्ती कराना। यानी ये कोई हादसा नहीं था, एक ऑपरेशन था और इसके हर मिनट हर सेकंड की टाइमिंग पहले से तय की गई थी, जिसकी कमांड सीमा पार से आ रही थी। ये कहानी सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट की नहीं है, ये उस जिहाद वाली बीमारी की है जो धीरे धीरे इस मुल्क के भीतर फैल रही है, जिसमें पीओके में बैठा कोई मौलवी श्रीनगर के इमाम को आदेश देता है और वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में बैठे डॉक्टरों को जिहाद के लिए अपनी जान तक देने को तैयार कर देता है। दिल्ली में हुए इस हमले से आपको ये समझ लेना चाहिए कि आतंक सिर्फ सीमाओं से नहीं आता, वो हमारे क्लासरूम तक पहुंच चुका है और उसकी पानगी आपने दिल्ली हमले में देख ली है। डॉक्टर जो इंसान की जान बचाने की कसम खाता है, अगर वही जन्नत के नाम पर मौत बांटने लगे तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, समाज का भी हो जाता है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर या AK-47 नहीं है, ये विचार का जहर है जो इंटरनेट, यूनिवर्सिटी और धर्म की ओट में पल रहा है। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन ऐसे कितने अल फलाह देश भर में खुले हैं जहां न किताबें बोलती हैं, न टीचर पढ़ाते हैं, बस ब्रेन वॉश और कट्टरवाद की दीवारें बढ़ रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट ने हमें सिर्फ एक हादसा नहीं दिखाया, उसने हमें एक चेतावनी दी है कि अगर हमने इस विचार के ब्लास्ट को अभी नहीं रोका तो अगली बार सिर्फ कार नहीं, पीढ़ियां फट जाएंगी और तब शायद पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। वैसे दिल्ली हमले के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, पाकिस्तान को या फिर उन देश में बैठे गद्दारों को जो देश में रहकर ही देश के लोगों पर हमला करते हैं? वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी राय भी क्या है, हमें लेकर क्या राय है, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।